जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। और आज का हमारे ये सेशन सीईटी परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है। और इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जीके के बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। और जो भी विद्यार्थी अभी तक लाइक नहीं किया सेशन को, एक बार लाइक कर दे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में सीमेंट उद्योग का केंद्र नहीं है। तो इनमें से एक कौन सा जो सीमेंट उद्योग का केंद्र नहीं है, तो ये बताना आपको। तो ऑप्शन आपके सामने गोटन, मोडक, ब्यावर और गुलाबपुरा। तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला, बताओ एक बार सभी। कि राजस्थान में सीमेंट उद्योग का केंद्र नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है, बताओ एक बार सभी। और सभी ने आंसर दिया, डी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने, बहुत बढ़िया दोस्तों। यहाँ पर सभी का डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन है नियाल टावर धौलपुर, मेड़ापाड़ झुंझुनू, हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह नागौर, कन्हैयालाल बागल हवेली चूरू। तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है, बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह ये आपके नागौर में नहीं है। कहाँ पर नहीं है, नागौर में नहीं है, ये आपके झुंझुनू में। कहाँ पर है, झुंझुनू जिले में। कहाँ पर है, झुंझुनू में। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में बिसलपुर की स्थापना की थी। तो किस चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में बिसलपुर की स्थापना की थी। तो उदय सिंह द्वितीय ने, राणा सांगा ने, विग्रहराज चतुर्थ ने और राणा हमीर ने। तो इसका आंसर क्या आंसर रहने वाला, बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है सी आंसर। विग्रहराज चतुर्थ ने बिसलपुर की स्थापना की थी। कब की थी, 12वीं शताब्दी में। कब की थी, 12वीं शताब्दी में। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। एक बार धमाकेदार तरीके से शेयर कर दो सेशन को। और जो भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो एक बार सेशन को लाइक कर दे और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली कपड़ा मिल कट्सना मिल ब्यावर की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी। तो राजस्थान की पहली कपड़ा मिल कट्सना मिल है, ये आपकी ब्यावर में स्थापित है। कहाँ पर है, ब्यावर में। और इसकी स्थापना कब की गई थी ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है 1986 को, 1925 को, 1938 को और 1989 को। तो इसका आंसर क्या आंसर राइट आंसर रहने वाला, बताओ एक बार। कट्सना मिल की स्थापना कब की गई थी। तो कट्सना मिल की स्थापना की गई थी 1889 को। कब की गई थी, 1889 को। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा, डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर इतिहास में जोर होने का उल्लेख नहीं पाया गया। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस स्थान पर इतिहास में जोहर होने का उल्लेख नहीं पाया है। तो ऑप्शन है गागरोन, रणथंभौर, जालोर और सिरोही। तो कहाँ पर जोर नहीं हुआ था, बताओ एक बार सभी। बताओ कहाँ पर जोर नहीं हुआ था। तो गागरोन में जोर हुआ था, रणथंभौर में भी जोर होता और जालोर में भी जोर हुआ था। तो आपके सिरोही जिले में ये जोर नहीं हुआ था। तो जोहर का उल्लेख है ये सिरोही जिले में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर
नहीं मिलता है जोर का उल्लेख। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाले हैं और क्वेश्चनों का लेवल सेम रहने वाला है। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो और सेशन के एंड तक बने रहे सभी। अगला क्वेश्चन है, राव गंगा की मृत्यु के बाद 5 जून 1531 ईस्वी में मारवाड़ शासक कौन बना? तो मारवाड़ का शासक कौन बना जब राव गंगा की मृत्यु हो गई उसके बाद में 5 जून 1531 में? तो ऑप्शन है जसवंत सिंह, मालदेव, वीरमदेव, सातलदेव। तो कौन बना था? मालदेव बना था। बी आंसर इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी का न्यूनतम लिंगानुपात मिलता है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी का न्यूनतम लिंगानुपात वह किस जिले में मिलता है? हनुमानगढ़ में, बीकानेर में, करौली में, जैसलमेर में? बताओ एक बार सभी। तो बीकानेर में और जैसलमेर में। तो बीकानेर में जूनागढ़ किला, याद रखना कौन सा किला है? जूनागढ़ किला बीकानेर में है और सोनारगढ़ किला है ये आपके जैसलमेर में। सोनारगढ़ किला कहाँ पर है? जैसलमेर में। और जोधपुर में कौन सा किला है? कमेंट करो सभी, जोधपुर में कौन सा किला है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी का न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पर मिलता है? बताओ एक बार सभी। तो ये मिलता है आपके करौली में। कहाँ पर मिलता है? करौली में। सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर इसका। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो कौन सा एक कालीबंगा से संबंधित नहीं है? दुर्गिणीकरण, अग्निकुंड, मिट्टी की ईंटें के घर, लोहे के उपकरण? तो बताओ कालीबंगा से संबंधित नहीं है। तो लोहे के उपकरण है ये कालीबंगा से संबंधित नहीं है। किससे नहीं है? कालीबंगा से संबंधित नहीं है लोहे के उपकरण। तो ये कहाँ से संबंधित है फिर बताओ? लोहे के उपकरण है ये कहाँ से संबंधित है? बताओ एक बार सभी, कमेंट करो सभी। तो ये आपके कहाँ से संबंधित है? आड़ से संबंधित है। कहाँ से? आड़ से संबंध है लोहे के उपकरण से। लोहे के उपकरण है ये आड़ से संबंधित है भाई। किससे? आहड़ से संबंधित है लोहे के उपकरण, ना कि कालीबंगा से। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है, जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा कहाँ से लाई गई थी? तो जयपुर में मीनाकारी कला है ये महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा लाई गई थी। वो कहाँ से लाई थी? बताओ कहाँ से लाए थे महाराजा मानसिंह? लाहौर से, बंगाल से, चीन से, बलूचिस्तान से? तो ये आपके लाहौर से लाए थे महाराजा मानसिंह प्रथम। कहाँ से लाए थे? लाहौर से। लाहौर से आमेर लाए थे। कहाँ से? लाहौर से आमेर लाए थे महाराजा मानसिंह। और लाहौर में कहाँ से आई थी? पर्सिया, ईरान से लाहौर आई। फिर लाहौर से महाराजा मानसिंह प्रथम है ये आमेर लाए थे। कहाँ पर लाए थे? आमेर लाए थे। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, मीनाकारी कला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? ऑप्शन है ज्वारीय ऊर्जा, जल विद्युत शक्ति, पवन ऊर्जा और जैव भार ऊर्जा। तो जल विद्युत शक्ति ये गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। बी आंसर इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा? बी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो एक बार सभी शेयर कर दो सेशन को फटाफट, ताकि वे भी जुड़ जाए जो सेशन के साथ नहीं जुड़े अभी तक। राजस्थान में चुन्नी और बारी शरीर के किस अंग में पहने जाते हैं? चुन्नी और बारी है ये
शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं? कहाँ पर? राजस्थान में। तो ऑप्शन है नाक में, सिर में, कान में, पाँव में। तो चुन्नी और बारी ये कहाँ पर पहना जाता है? चुन्नी और बारी कहाँ पर पहना जाता है? नाक में पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है? नाक में पहना जाता है। ए आंसर इसका करेक्ट आंसर है। मदार बांध किस नदी पर बनाया गया था? तो मदार बांध किस नदी पर बनाया गया था? सोम नदी पर, माई नदी पर, साबरमती नदी पर और बेड़च नदी पर। तो मदार बांध किस नदी पर बनाया गया था? तो मदार बांध ये आपके बेचड़ नदी पर बनाया गया था। किस नदी पर? बेचड़ नदी पर बनाया गया था मदार बांध। कौन सा बांध? मदार बांध। मदार बांध किस नदी पर बनाया गया था? बेचड़ नदी पर बनाया गया था। कौन सा बांध? मदार बांध। तो याद रखना इसका। अगला क्वेश्चन है, ग्रास्य जनजाति का मुखिया कहलाता है। तो ग्रास्य जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है भाई? गमेती, भगत, सैरोल और सैलोत। तो ग्रास्य जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है? तो गमेती। तो भील जाति का मुखिया वह कहलाता है गमेती। भील जाति का मुखिया होता है उसे गमेती बोला जाता है। तो आपसे पूछा ग्रास्य जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है? तो ग्रास्य जनजाति का मुखिया कहलाता है सैलोत। क्या कहलाता है? सैलोत। डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। और एक होती है सहरिया जनजाति। कौन सी जनजाति? सहरिया जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है? बताओ एक बार सभी। तो सहरिया जनजाति का मुखिया कहलाता है कोतवाल। क्या कहलाता है? कोतवाल। कोतवाल कहलाता है सहरिया जनजाति का मुखिया। और गमेती भील जनजाति का मुखिया होता है उसे गमेती बोला जाता है। और ग्रास्य जनजाति के मुखिया को क्या बोला जाता है? सैलोत बोला जाता है। तो डी आंसर इसका करेक्ट आंसर है। तो एक क्वेश्चन आपको जनजाति से देखने को मिलेगा अवश्य। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 153, 163, 157 और 155। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राज्य के राज्यपाल को, किसको? राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। अपने अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। कौन? राष्ट्रपति। किसको? राज्यपाल को। तो ये किस अनुच्छेद में कहा गया है ये बताना आपको। तो ये अनुच्छेद 155 में कहा गया है। किस में कहा गया है? 155 अनुच्छेद 155 में कहा गया है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत लाभार्थियों की आयु सीमा रखी गई है। तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत इस योजना का लाभ लेने वाले की आयु कितनी रखी गई है? आयु सीमा कितनी रखी गई है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है 18 से 60 वर्ष, 18 से 61 वर्ष, 18 से 50 वर्ष, 18 से 55 वर्ष। तो 18 से 60 वर्ष रखी गई है। कितनी? 18 से 60 वर्ष रखी गई है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत लाभार्थियों की आयु कितनी रखी गई है? 18 से 60 वर्ष रखी गई है। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पूंची या पूंची या पौंच आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ऑप्शन है कलाई में, पैर में, गर्दन में, नाक में। तो पूंची आभूषण है आपके कहाँ पर पहना जाता है? कलाई में पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है? कलाई में पहना जाता है पूंची आभूषण, जिसे पूंची भी कहा जाता है और पौंच भी कहा जाता है। तो ये आभूषण कहाँ पहना जाता है? कलाई में पहना जाता है। और एक होता है रखन और एक चूंप। क्या होता है? एक तो होता है रखन, एक होता है चूंप। ये किसके आभूषण है बताओ? ये दांत के आभूषण है। किसके आभूषण है? दांत के आभूषण है रखन और चूंप। याद रखना, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, रखन और चूंप। और एक होता है चौंप। चौंप और चौंप ये दोनों अलग अलग है। तो ये चौंप है, ये आपके कहाँ पर पहना जाता है? ये नाक में पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है? नाक में पहना जाता है चौंप। और चौंप और रखना ये आपके दांत में पहना जाता है। याद रखना इनको।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है? तो राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है? लाल पीली, लाल लोमी, लाल रेतीली, भूरी रेतीली। तो बताओ इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में, और सभी का आंसर आना चाहिए भाई कमेंट में। तो कमेंट को भर दो आंसरों से सभी। तो यहाँ पर डी आंसर आ रहा है भाई सभी का कमेंट में, सभी के कमेंट देखता हूँ मैं, और सभी का आंसर आ रहा है डी आंसर, भूरी रेतीली मिट्टी ये राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण उर्वरक मिट्टी है। कौन सी? भूरी रेतीली मिट्टी। तो डी आंसर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन का वृक्ष प्रमुख रूप से किस जिले में मिलता है? तो अर्जुन का वृक्ष है ये प्रमुख रूप से किस जिले में मिलता है? झालावाड़ में, जयपुर में, जालौर में, जैसलमेर में। तो ये मिलता है आपके झालावाड़ जिले में। अर्जुन का वृक्ष है ये आपके प्रमुख रूप से झालावाड़ जिले में मिलता है। किस जिले में? झालावाड़ जिले में। ये आंसर इसका करेक्ट आंसर है। और लास्ट में आपको कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ये आपको सभी को कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय कोटा माराव की सहायता करने के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी? तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय कोटा माराव की, किसकी? कोटा माराव की सहायता करने के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? झालावाड़, जयपुर, बूंदी, करौली। तो किसने भेजी थी सैनिक सहायता? कोटा माराव की। कोटा माराव की सहायता करने के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? तो बताओ एक बार सभी, इसका आंसर क्या आंसर है? तो करौली के मदन पाल ने भेजी थी सहायता। किसने? करौली के मदन पाल ने। तो इसको याद रखना आपको, मदन पाल को। करौली के मदन पाल ने कोटा माराव की सहायता करने के लिए अपने राज्य की सेना भेजी थी। कब? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, करौली। अगला क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? राणा लाखा, कुंवर पृथ्वीराज, समरप्रीत और मान मौर्य। तो कुंभलगढ़ का वास्तुकार कौन था? कुंभलगढ़ का वास्तुकार था मंडन। कौन था? मंडन था वास्तुकार कुंभलगढ़ का। और प्रारंभिक संस्थापक कौन था? ये था आपका समप्रीत। कौन था? समप्रीत। तो सी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? समप्रीति था। समप्रीति कौन था? समप्रीति। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। और कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार कौन था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार था मंडन। कौन था? मंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार जिप्सी फेरस मृदा में पाई जाती है। तो जिप्सी फेरस मृदा ये कहाँ पर पाई जाती है, ये आपको बताना है। कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार जिप्सी फेरम है ये मृदा कहाँ पर पाई जाती है? बीकानेर में, कोटा में, जोधपुर में, अजमेर में। तो आपके अजमेर ज़िले में पाई जाती है जिप्समी फेरस मृदा। कहाँ पर? बीकानेर में। ये आंसर इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रूपा रेल नदी का उद्गम होता है। तो रूपा रेल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? रघुनाथगढ़ से, कुंभलगढ़ से, राजौरगढ़ से, उदयनाथ। तो रूपा रेल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उदयनाथ की पहाड़ियों से होता है। उदयनाथ की पहाड़ियों से होता है। किससे होता है? उदयनाथ की पहाड़ियों से होता है रूपा रेल नदी का उद्गम। पहाड़ियों से होता है। डी आंसर इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा? डी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलीसेड लेक पैलेस राजस्थान के पर्यटन सर्किट में स्थित है। तो सिलीसेड लेक पैलेस राजस्थान के किस पर्यटन सर्किट में स्थित है?
ढूंढाड़ में, ब्रज मेवात में, मेवाड़ में और वागड़ में। तो बताओ इसका आंसर क्या आंसर राइट आंसर है? तो ये ब्रज मेवात में स्थित है। कहाँ पर है? ब्रज मेवात में। बी आंसर इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा? बी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई? तो बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1946 को, 1942 को, 1945 को, 1963 को। तो बताओ एक बार सभी, इसका आंसर क्या है? बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1942 को। कब हुई थी? 1942 को। बी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर है, 1942। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था? जोधपुर के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था? सांगा, जोधा, राव बिका, राव सिन्हा। तो बताना आपको जोधपुर के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट में। किस में देना है? कमेंट में। एक क्वेश्चन में आपको हर क्लास में कमेंट में देने के लिए कहता हूँ, और सभी विद्यार्थी कमेंट में आंसर देते, और इसका भी आपको आंसर देना कमेंट में। क्वेश्चन क्या है? जोधपुर के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था? सांगा था, जोधा था, बिका था या सिन्हा था? तो इस क्वेश्चन का आंसर किस में देना है? सर कमेंट में देना है। किस में देना है? कमेंट में, सभी को देना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना को आरंभ की गई। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ऑप्शन है 31 अक्टूबर 2013 को, 7 अप्रैल 2013 को, 1 मई 2013, 2 अक्टूबर 2013। 2 अक्टूबर 2013। तो बताओ राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो राजस्थान में हुई थी, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 7 अप्रैल 2013 को। कब हुई थी? 7 अप्रैल 2013 को। और ये भी बता दो निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत कब हुई थी? निःशुल्क दवा योजना की, किसकी? निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत कब हुई थी? ये भी बता दो आप सभी। तो निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2011 को। कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2011 को निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत हुई थी। और मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना की शुरुआत हुई थी आपके 7 अप्रैल 2013 को। अगला क्वेश्चन है, हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम बताना आपको। हवा महल की तीसरी मंजिल कौन सी है? तो हवा महल में कुल कितनी मंजिलें थी? 5 मंजिलें थी। हवा महल कितनी मंजिला था? 5 मंजिला था। तो आपको तीसरी मंजिल का नाम बताना है। विचित्र मंदिर, शरद मंदिर, प्रकाश मंदिर, रतन मंदिर। तो 5 मंजिल कौन कौन सी थी? एक थी हवा महल, दूसरी थी प्रकाश, तीसरी थी विचित्र, चौथी थी रतन, और चौथी थी शरद, और शरद या प्रताप। तो आपसे पूछा तीसरी मंजिल, तो तीसरी मंजिल ये रही विचित्र। ये आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ये आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। इन 5 मंजिलों को आपको याद रखना है कि पहले तो आती है, पहली ऊपरी मंजिल में क्या आती है? हवा आती है। क्या आती है? मैं इसको आपको याद करवा देता हूँ, कभी नहीं भूलोगे आप। तो पहली मंजिल में क्या आती है? पहली मंजिल में आती है हवा आती है। फिर प्रकाश आता है। क्या आता है? फिर प्रकाश आता है, बाद में हवा आती है। और बीच वाली मंजिल आपको कैसी लगती है? विचित्र लगती है। कैसी लगती है? विचित्र लगती है। और उससे नीचे 2 नंबर वाली क्या लगती है? रतन लगती है ना। और सबसे नीचे होता है, उसको ठंड लगती है। तो शरद मंदिर हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो शरद हो जाएगा, रतन हो जाएगा,
विचित्र हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा और हवा हो जाएगा। तो इसको आपको याद कर लेना है, इन पांचों मंजिलों को। और आप बताओ इसमें झरोके कितनी थी और खिड़कियां कितनी थी, ये आप बताओ कमेंट में। खिड़कियां कितनी थी मैं बता देता हूँ भाई, है ना। खिड़कियां थी 953 खिड़कियां थी। और झरोके कितने थे, झरोके थे आपके 365। कितने थे, 365। साधारण वर्ष में दिन होते हैं ना 365, उसी प्रकार झरोके हवा महल में झरोके थे 365। तो आपको ए आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर। विचित्र मंदिर तीसरी मंजिल है ये। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था, ये आप बताओ कमेंट में सभी। अगला क्वेश्चन है, मल्लीनाथ जी पशु मेला कब आरंभ होता है। तो मल्लीनाथ जी पशु मेला कब आरंभ होता है, तो मल्लीनाथ जी का मेला ये कहाँ पर लगता है भाई बताओ। पहले लगता था बालोतरा बाड़मेर, अब लगता है बालोतरा में। बाड़मेर से अलग होकर नया जिला बन गया बालोतरा। कौन सा जिला बना है, बालोतरा, नया जिला बन गया है ना बाड़मेर से अलग होकर। तो मल्लीनाथ जी का पशु मेला कहाँ पर लगता है, बालोतरा में लगता है। और कब प्रारंभ होता है, ऑप्शन आपके सामने, चैत्र शुक्ल एकादशी को, चैत्र कृष्ण नवमी को, चैत्र अमावस्या को, चैत्र कृष्ण एकादशी को। तो मल्लीनाथ जी का पशु मेला कब आरंभ होता है, चैत्र कृष्ण एकादशी को। डी आंसर इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा डी आंसर इसका करेक्ट आंसर है। मल्लीनाथ जी का पशु मेला कब आरंभ होता है, प्रारंभ होता है चैत्र कृष्ण एकादशी को प्रारंभ होता है। डी आंसर इसका करेक्ट आंसर है। तो अभी सेशन को लाइक नहीं किया भाई आपने ना, तो सेशन को एक बार लाइक कर दो। अभी भी लाइक की संख्या बहुत कम है, तो एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो। जितने आप देख रहे हो उतनी लाइक की संख्या है नहीं, है ना। तो एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रामसागर वन विहार अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है। तो रामसागर वन विहार अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है, करौली में, भरतपुर में, सवाई माधोपुर में, धौलपुर में। तो राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा, बताओ एक बार सभी। राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है। धौलपुर तो कोई नहीं कर रहा है ना, है ना। तो बताओ राजस्थान का सबसे छोटा जिला, कोई ऐसा तो नहीं है जो धौलपुर कर रहा है। जो धौलपुर कर रहा है उसको धक्के दे के बाहर निकालो ना। वो उसका स्वभाव नहीं सुना ना, धक्का दे के बाहर निकालो इसको, जो धौलपुर कर रहा है। तो धौलपुर अब नहीं रहा है भाई छोटा जिला। अब छोटा जिला कौन सा है, दूदू हो गया है। कौन सा हो गया है, दूदू छोटा जिला हो गया है। अब दूदू नाम भी छोटा और जिला भी छोटा है। राजस्थान का छोटा जिला कौन सा हो गया है, दूदू हो गया। अब याद रखना, कोई धौलपुर नहीं करेगा। तो रामसागर वन विहार अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो ये आपके धौलपुर में। कहाँ पर है, धौलपुर में। डी आंसर अब करो भाई, धौलपुर आप तो ना। तो इसका आंसर दे रहे थे ना आप, ना। चलो अच्छी बात है ना। मैंने सोचा कि आप सबसे छोटा जिला बता रहे हो दूदू धौलपुर को, तो आप तो आंसर करे थे इस क्वेश्चन का ना। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के दक्षिण पूर्व क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि को क्या कहते हैं। तो राजस्थान के दक्षिणी पूर्व क्षेत्रों में, किस क्षेत्रों में, दक्षिणी पूर्व क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, कुमारी कहते हैं, खील कहते हैं, दजिया कहते हैं, दिप्पा कहते हैं। तो क्या कहते हैं, दजिया कहते हैं इसको। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि विधि को दजिया कहते हैं। क्या कहते हैं, दजिया कहते हैं। तो सी आंसर इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा, सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। बहुत बढ़िया दोस्तों, लाजवाब, क्या बात है। आज तो मज़ा आ गया सर, क्या बात है, आज तो मज़ा आ गया भाई। अगला क्वेश्चन है, अक्वाली निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है। तो अक्वाली निक्षेप किसके लिए प्रसिद्ध है, संगमरमर के लिए, फ्लेट इस्पार के लिए, लोहा के लिए, तांबा के लिए। तो किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपके तांबे के लिए प्रसिद्ध है अक्वाली निक्षेप। डी आंसर करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरुद्ध
क्षेत्रीय रा रचनाकार रो नाव है। विरुद्ध क्षेत्रीय रा रचनाकार कौन है वह बताओ एक बार सभी। दुर्सा आड़ा, सूर्यमल मिश्रण, श्रीधर व्यास, राठौड़ पृथ्वीराज। तो दुर्सा आड़ा है विरुद्ध क्षेत्रीय रा रचनाकार कौन है, दुर्सा आड़ा। ए आंसर जिसने भी किया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी ए आंसर पर अड़ गया उसका राइट आंसर है ना दुर्सा आड़ा। अगला क्वेश्चन है 8वीं शताब्दी में मेवाड़ में एकलिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो 8वीं सदी में मेवाड़ में एकलिंग का मंदिर है, उसका निर्माण किसने करवाया था। बप्पा रावल ने, महाराणा कुंभा ने, महाराणा रायमल ने, महाराणा मोकल ने। तो बप्पा रावल का मूल नाम क्या था बताओ एक बार सभी। बप्पा रावल का मूल नाम क्या था, ये कमेंट करो सभी, देखते हैं कौन आंसर करता है इसका। तो बताओ आप सभी, 8वीं शताब्दी में मेवाड़ में एकलिंग का मंदिर था, उसका निर्माण किसने करवाया था। तो इसका निर्माण करवाया था बप्पा रावल ने। किसने करवाया था, बप्पा रावल ने। किसने करवाया, बप्पा रावल ने इसका निर्माण करवाया था। तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। और बप्पा रावल का मूल नाम था कालभोज। क्या था, कालभोज था। बप्पा रावल का मूल नाम क्या था, कालभोज। तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है रिडकोर में स्थापित किया गया। तो रिडकोर एक कब स्थापित किया गया था। नवंबर 2011 में, अक्टूबर 2011 में, नवंबर 2004, अक्टूबर 2004। तो रिडकोर कब स्थापित किया गया था बताओ एक बार सभी। तो ये आपके स्थापित किया गया था अक्टूबर 2004 को। कब किया था, अक्टूबर 2004 को। तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। और आज का ये सेशन आपको पसंद आया तो सेशन को एक बार लाइक ज़रूर कर दे। और हमारे चैनल पर जो भी नहीं है तो वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताओ आपके कितने क्वेश्चन सही हुए इनमें से। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।